था कि आप लोग को इंडेक्सेस प्रिपेयर करते रहना है, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग क्या थी ये आप लोग को मुझे बताना है, ठीक। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या बोला, शोइंग द साइन ऑफ रिकवरी, ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन द जुडिशियल सिस्टम। अब ये आप लोग देखेंगे, अब इसको डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं जो अभी फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है उससे, ठीक है, कि उनको किस तरह से वहाँ पे पूरी तरह से कैप्चर करके रख लिया है, बड़ी बड़ी कीलें लगा दी है, रॉड वगैरह से सब पैक करके रख दिया, वहाँ किसी को आने जाने भी नहीं दे रहा। तो ये सारी चीजें जो होती है, अगर वो इंटरनेशनल मीडिया में फैल गई, इंटरनेशनल मार्केट में अगर पता चल गया कि ऐसा हो रहा है फार्मर्स के साथ, तो सारे जितने भी कंट्रीज है वो एक साथ आ जाएंगे और फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब फार्मर्स का प्रोटेस्ट किस लिए चालू है ये तो आप लोग को मालूम होगा, जो पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर बिल पास हुआ कि जितने भी फार्मिंग के है, ठीक है, जितने भी फार्मिंग प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, फार्मर्स लोग करते हैं प्रोडक्शन, उनको क्या करना है, प्राइवेटाइज करना है, ठीक है। मतलब एमएसपी के थ्रू नहीं लेके, आप लोग को हिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा होगा ये इंडिगो की खेती कराते थे, ठीक है। हमारे जो ब्रिटिश कॉलोनी थी वो क्या करते थे, इंडिगो प्रोड्यूस कराते थे और उसके बेसिस पे क्या करते थे, वो ना खेत जो होता था, ठीक है, जो लैंड होते थे फार्मर्स के, वो परचेस कर लेते थे। अब वो परचेस कर लेते थे मतलब ऐसा नहीं, वो रेंट पे लेते थे और बोलते थे कि आपको पर ईयर इतना इंडिगो हमको प्रोड्यूस करके देना है, ठीक है, इतना हम लोग को चाहिए। अब वो होगा नहीं होगा वो आपके ऊपर है, और उसकी कीमत तो काफी ज्यादा चुकाते थे। तो लालच में क्या करते थे, जो शाहूकार होते हैं, बड़े बड़े शाहूकार, वो क्या करते थे, वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते थे और पैसे वगैरह ले लेते थे। अब इनका ये था कि आपको हर साल इतना देना ही है और फिर मंथ में इतना आपको हमें प्रोडक्शन चाहिए, तो उस हिसाब से मिलेगा आपको पैसा, अदरवाइज आपको क्या करना होगा, लगान भरना होगा, ठीक है, लगान पे करना होगा। अगर वो कोई फेल्ड हो जाता है, ठीक है, कोई फेल्ड हो जाता है, कोई नहीं पे कर पाता है, तो क्या करते थे, वो उस पर फिर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था, जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स थे ना, उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ते थे। तो वही सारी चीजें अभी क्या हो रही है, ये बिल में लाई गई है, ठीक है। सिमिलरली वैसा ही है, एग्जैक्ट वैसा नहीं बोल सकते। अगर कोई प्राइवेट कंपनी उसको पर्टिकुलर ले लेगी, रिलायंस और अडानी, तो वो क्या डिमांड करेंगे, वो एग्रीकल्चर एक एग्रीमेंट बनाएंगे और फिर उस पर डिमांड करेंगे कि हमें पर ईयर पर मंथ इतना आपके लैंड से प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को भी पता है कि अगर एग्रीकल्चर कोई प्रोड्यूस करने, अगर एग्रीकल्चर हो, आप फार्मर हो, ठीक है, तो आपको क्या होता है कि क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उस पर डिपेंड होती है। तो फार्मर यही बोल रहे हैं कि ये जो बिल है, आप मुझे इसमें बस एक क्लॉज मेंशन कर दीजिए, तो जो एमएसपी है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। एमएसपी के रेट पे ही हम उनको जो बिजनेस होल्डर्स है, जो बिजनेस फर्म है, उनको हम लोग सेल करेंगे हमारे जो एग्रीकल्चर के गुड्स है, ठीक है। तो बट ये गवर्नमेंट नहीं ला रही है, तो इसकी वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ये पूरा सिनारियो था। अब आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, ठीक है। अब इसको आप लोग हिस्ट्री से डायरेक्टली लिंक करके पढ़ सकते हो, ठीक। अब इसके ऊपर आपका 2 टॉपिक कवर हो जाता है हमारा, हिस्ट्री का एज वेल एज इकोनॉमिक्स का और करंट अफेयर का, ठीक है। इसमें एक और है, आपने जलियन वाला बाग सुना होगा, ठीक है। जलियन वाला बाग में क्या किया था, उनको चारों साइड से घेर दिया था। वो जब ग्राउंड में उन्होंने लोहड़ी के दिन उन्होंने सब बोला था कि हम प्लान बनाएंगे हमारी सरकार को, जो उस टाइम पे वो ब्रिटिश थी कॉलोनी, तो जो ब्रिटिशर्स है उनके खिलाफ वो कुछ प्लान बनाने वाले थे कि हम लोग ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद वो लोग हमें आजादी दे देंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो डायर थे, ठीक है, जनरल डायर थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, वो पूरे जलियन वाला बाग का जो गेट था, सारा गेट उन्होंने लॉक कर दिया, बंद करवा दिया और फायरिंग कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब फायरिंग वो कराते गए, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने लोग मरे, बहुत सारी गोलियां मिली। इसके लिए उनको पनिशमेंट दिया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे लाखों लोगों की जान गई थी, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपकी ये चीज से कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर में अगर कुछ चलता है तो आप पास्ट में मतलब हिस्ट्री से जाके उसको कनेक्ट करके पढ़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रशिया। रशिया क्या करता है, ये 35% ऑफ जीडीपी, जो इसका जीडीपी है इसका 35%, ठीक है। इसका जो डेप्थ है वो कहाँ से जाता है, ब्रिक्स के जितने भी है, ठीक है। ये सबसे बड़ा कंट्री है, आपको पता होगा रशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो ये क्या करता है, इसका जो 35% ऑफ जीडीपी है ना, ये क्या करता है, वो बाकी जगह से लेके और इन लोगों को प्रोवाइड कराता है कि भाई आप लोग क्या करो, आप लोग डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। अब जो हमारा इंडिया है वो क्या
क्या है 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी 7th हो गया है बट अब तब क्या था 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, ठीक है। फिर चाइना क्या है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, चाइना क्या है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका क्या है, ये स्मॉलेस्ट ऑफ द ब्रिक्स, ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कंट्री है, ठीक है। कॉन्टिनेंट नहीं बोल देंगे इसको, कंट्री बोलेंगे। जो सबसे छोटा कंट्री है वो क्या है, ये अपना साउथ अफ्रीका है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया से ज्यादा यहाँ पे साउथ अफ्रीका में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अभी उन्होंने ज्यादा कवर कर लिया है, उनका रिकवरी काफी अच्छा है, बट हमारे इंडिया में अभी भी ज्यादा हाईली अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ इतना आता है कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपको ये कंट्री के सिर्फ नेम याद करना है, ब्री से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये सारी 5 कंट्री के सिर्फ नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक विल हैव इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ $50 बिलियन विच विल बी रेज टू $100 बिलियन, ठीक है। उनका क्या है जो एशियन, अभी हम लोग देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, वो क्या करता है एशिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी कंट्रीज हैं उनको लोन देता है, ठीक है। शायद से हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था उसको, ठीक है। अभी जो ये 5 मेंबर है इसमें, ठीक है, ब्रिक्स के जो 5 मेंबर है जिसके नाम अभी हम लोग ने बोले, ठीक है, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये लोग क्या है, ब्राजील, ये क्या है, इनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में। अभी आप एसएससी के एग्जाम देंगे, ठीक है, एसएससी रेलवेज, तो उसमें कभी कभी हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि हेडक्वार्टर आप लोग को याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसके हेडक्वार्टर किधर है, शंघाई। अब शंघाई कहाँ का कैपिटल है ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि इंडिया विल बी अज्यूम द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ द बैंक, ठीक है। इंडिया ऐसा पहला था जो इसका क्या बना, प्रेसिडेंट बना ये बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये ब्रिक्स का है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को देख के क्या समझ आएगा, ये जो हमारी 5 कंट्रीज है, ठीक है, ये उसके क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है। ये क्या कर रहे हैं, ये हैंडशेक कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे ये बता रहे हैं कि हम एक यूनाइट है, हम लोग यूनिटी में है, ठीक है। यहाँ पे स्लोगन, यहाँ पे टाइटल्स वगैरह दिया गया है, तो ये टाइटल लर्न करने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइटल हर साल चेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ठीक है, फंडिंग मेंबर। इसमें कितना है, जो एशिया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, डेवलपमेंट अलग है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये क्या करता है, अभी आप लोग को नाम से पता होना चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी चीजें आती है, ठीक है, जैसे रोड हो गया, हमारा रेलवेज हो गया, ठीक है, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये उसके ऊपर फंडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल कंट्री कितनी है, 27 कंट्रीज। यहाँ पे मैप के थ्रू मैंने शो किया है आप लोगों को कौन कौन सी कंट्री है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई कोई कंट्री ऐसे दे देते हैं जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज मेंशन इट आर द मेंबर ऑफ AIIB, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। ऐसा आप लोग को क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप लोग को ये कंट्रीज ना याद होनी चाहिए कि इतनी कंट्री है, ठीक है। अगर आपको कभी इधर उधर की कंट्री दे दी तो आप लोग फिर इजीली उसको टैकल कर पाएंगे वो क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, ये किस लिए देते हैं ये पता चल गया आप लोग को, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अभी जो लास्ट के चैप्टर्स है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये देखिए इसमें कौन कौन ज्वाइन नहीं है और 3 टीयर स्ट्रक्चर क्या है इनका, ठीक है। अब कौन कौन ज्वाइन नहीं है तो ये आप लोग याद कर लीजिए, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ठीक है। ये है एशिया की कंट्री लेकिन ये इसमें ज्वाइन नहीं है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका, बीजिंग चाइना में है, प्लस 21 मेंबर्स और, ठीक है।
ये मैप का आप लोग फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको मतलब 3-4 बार देखेंगे तो आप लोग को इजीली याद हो जाएगा ये, ठीक है। हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। टैक्स तो आप लोग सब लोग पे करते होंगे, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब लोग पे करते हैं टैक्स, ठीक है। हम नॉर्मल एक पेन भी परचेस करने जाते हैं तो उसके ऊपर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो टैक्स स्ट्रक्चर क्या है हमारे इंडिया में, वो कैसे वर्क करता है, वो उसका फॉर्मेट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें क्या है ये चैप्टर में दी हुई है। मतलब ये चैप्टर टैक्स स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है पूरा, ठीक है। ये हमारा टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब क्या कि हम लोग डायरेक्टली किसी को पे कर रहे हैं, ठीक है। सपोज अभी आप गए, आपको आपके घर में या फिर आप अगर वर्किंग है तो आप लोग इनकम टैक्स पे करते होंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स अगर किसी का बिजनेस है, ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स पे करता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स में आता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में देखिए कितनी सारी चीजें हैं। एक सेंट्रल टैक्स होता है, एक स्टेट टैक्स होता है, जिसको हम लोग सी टैक्स बोलते हैं और एस टैक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, कस्टम है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, एंटरटेनमेंट है, ठीक है। अभी जीएसटी आने के बाद इसमें से बहुत सारी चीजें कम हो गई है, वो किस में इन्वॉल्व हुई है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर में आप लोग का जो आपने जो रमेश सिंह परचेस किया होगा एडिशन, ठीक है। 10th एडिशन में मे बी 10th और 11th में आपको जीएसटी दिया हुआ है, ठीक है। उसके पहले जीएसटी नहीं आता था, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लोग देखेंगे सेंट्रल टैक्स में क्या क्या आता है, ठीक है। एक्साइज जो टैक्स होता है वो क्या होता है, ये जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे होता है, ठीक है। किस पे होता है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज हम लोग कौन से इस पे देते हैं, एक्सरसाइज टैक्स किस पे करना होता है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो प्रोडक्शन होता है और फिर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स का, उस पे हम लोग क्या देते हैं, एक्सरसाइज टैक्स देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस टैक्स। अब ये कौन देता है, ये नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। फिर दूसरा है कस्टम टैक्स। ये इंटर सॉरी ये इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एजेंट आपने सुना होगा, ठीक है। एजेंट जो होते हैं ना, ये उनके थ्रू टैक्स आता है। मतलब आपने मुझे सपोज मेरा एक शॉप है, ठीक है। आप उसमें से कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं और वो गुड्स मतलब डायरेक्टली मेरे से नहीं लेके एक मिडल मैन है, एजेंट है, आप उससे ले रहे हैं, तो वो क्या बोलेगा, मेरा कुछ तो कमीशन बनता है, ठीक है। आप अगर नॉर्मली अगर घर में भी देखेंगे तो घर में भी आप ऐसी बातें करते हैं कि अगर मम्मी ने कुछ बोल दिया, कभी आप वेजिटेबल लेके आ जाओ, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे थोड़ा कमीशन चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका कस्टम टैक्स हो गया, ठीक है। मतलब ये आपको समझ में आनी चाहिए कि आप वेंडर से वेजिटेबल लेके आ रहे हैं और मम्मी को हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक है, मम्मी को दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया, कुछ ना कुछ टैक्स लिया, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, कस्टम, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स में क्या होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। अब इसमें क्या होता है, जितनी भी आपकी जो गुड्स है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन है, जो गुड्स है, जो सर्विसेज है, वो कहाँ वो मूव हो रही है, सेंट्रल में, ठीक है। चीजें क्या हो रही है, मूव हो रही है आपके सेंट्रल में, ठीक है। आपकी स्टेट में आ रही है या फिर आउटसाइड जा रही है, जितनी भी चीजें हो रही है तो उसके ऊपर क्या कर लगेगा, एक टैक्स लगेगा, ठीक है। उसके लिए आपको सी टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, सेंट्रल टैक्स बोलते हैं, ठीक। फिर वैट देना पड़ता है आपको। ये वैट किस लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्टेट। वैट के यहाँ पे करना होता है, जो हम लोग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां पे आपको वैट देना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिए, ध्यान से सुनते जाइए और याद रखते जाइए, ठीक है। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वेट कब देना पड़ता है, जब आप लोग विद इन द स्टेट, ठीक है, जब स्टेट के अंदर ही आप लोग क्या करते हैं, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। आप अमेजोन से सपोज कुछ चीज ऑर्डर किए और वो चीज आपको महाराष्ट्र से ही होके आ रही है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से ही अगर होके आ रही है तो उस पर क्या मिले, आपको पे करना पड़ेगा वैट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स। इसमें क्या है, लग्जरियस टैक्स, लॉटरी टैक्स, मतलब जितनी भी चीजें एंटरटेनमेंट के हिसाब से होती है। अगर आप मूवी देखने चाहते हैं, ठीक है,
मूवी देखने जाते हैं तो उस पर आपको एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, ठीक है। अगर आपने कुछ भी लग्जरियस चीज प्रोडक्ट आपने परचेस किया, ठीक है, सपोज आपने सोफा या फिर अपने कंफर्ट की जितनी भी चीजें है वो सारी चीजें आपने परचेस की, तो उसके लिए क्या लगेगा आपको, एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा, ठीक है। अभी ये हमारा प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे इमेज में देखिए, ये यहाँ पे क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर है, ये क्या करेगा, चीजों को बनाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, चीजों को बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस कितना लग गया, जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो है 1000 रुपीज, प्लस उसको जीएसटी पे करना पड़ रहा है कितना, 10%, ठीक है। फिर उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100, ठीक है। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, वो किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका टोटल कॉस्ट जा रहा है 1000 रुपीज, प्लस उसके ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है। जीएसटी कितना लगेगा, 10%, ठीक है। फिर वो सेल करेगा, जब वो सेल करेगा किसको, होलसेलर को ही पे करेगा, ठीक है, होलसेलर को ही सेल करेगा। मैन्युफैक्चरर कभी भी किसको सेल करता है, होलसेलर को, रिटेलर को नहीं करता, ठीक है। आप अगर ऐसा सोचो कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री से जाके अपने लिए एक सिंगल पीस का कोई भी प्रोडक्शन, सपोज एक बुक की फैक्ट्री है, वहां से जाके अगर आप ये सोचो कि आप सिंगल बुक वहां से परचेस कर लो, तो वो आपको नहीं देगा, ठीक है। आप अगर रिटेल होलसेलर हो तभी आपको वो चीजें मिलेगी, ठीक। तो उसने जब होलसेलर को दिया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था, 1100, ठीक है। अब रिटेलर वहां से लेके आया, उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चे वर्चे सब गया, ठीक है। तो उसके बाइंग प्राइस क्या हो गई, 1100, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उस पर वैट लगाया, वैल्यू एड किया, उस पर कितना वैल्यू एड किया। अब जो वैल्यू एड करेगा, सब ये होलसेलर डिसाइड करेगा कि वो अगर 1100 में वहां से परचेस करके लाया है वो गुड्स, तो वो कितनी उस पर और वैल्यू एड करेगा, ठीक है। ये होलसेलर के ऊपर है कि वो इसमें और कितनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू उसमें ऐड कर सकता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल लिया है, उसने सिर्फ 900 ऐड किया, वो चाहे तो इसमें और भी ज्यादा ऐड कर सकता है, 1000 रुपीज भी ऐड कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे राउंड फिगर हमें दिखाना है, इसलिए इसने 900 लिया है, ठीक है। सपोज इसमें वैल्यू कितनी ऐड की है, 900 रुपीज एक्स्ट्रा इसकी। फिर जो आईजीएसटी है, ठीक है, इंटरनेशनल जीएसटी, ठीक है, सॉरी। तो हमारा जो जीएसटी है वो कितना लगेगा, फिर 10% ये चार्ज करेगा, ठीक है। फिर ये सेल कितना होगा, उसका टोटल इसने क्या, 2200, ठीक है। इसने यहाँ से, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से निकला 1100 में, होलसेलर के पास से गया 2200 में, अब ये आएगा रिटेलर के पास। अब रिटेलर के पास आया तो रिटेलर ने उसको कितने में सेल किया, ये देखो उसका बाइंग प्राइस कितना बोला इसने, 2240 रुपीज, ठीक है। इतना इसने बाय किया उससे। फिर इसने, अब रिटेलर भी उस पर क्या करेगा, वैल्यू ऐड करेगा। इसने कितना वैल्यू ऐड किया, 4440 रुपीज, ठीक है। 440 रुपीज इसने इस पे वैल्यू ऐड किया। फिर इसने भी जीएसटी चार्ज किया, इसने जीएसटी कितना लगाया, 10%। फिर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2904 रुपीज, ठीक है। 2904 रुपीज हो गया, ठीक। अब ये फाइनल किसके पास आया, कस्टमर के पास। कस्टमर को कितने में पड़ा गुड्स, 2904 रुपीज में, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर समझा। मैन्युफैक्चरर से निकला 1100 में, सेलर के पास, होलसेलर के पास आया 2200 में, ठीक है। रिटेलर के पास आया 2240 रुपीज में। अब कस्टमर के पास कितना आया, 2904 रुपीज, ठीक है। ये समझा, ये पूरा हमारा क्या है, टैक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होता है तो पूछिए, क्योंकि अगर ये पूरा स्ट्रक्चर समझ गए ना आप, तो पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा आप लोग को। मैम यहाँ पे जो जीएसटी हाँ का टैक्स लिया है वो आपने हाँ, मतलब प्रोडक्शन टैक्स वगैरह सारे जोड़ के लिए है ना? यस यस यस। ओके।
आप लोग यहाँ पे एक बात समझिए, देखिए फर्स्ट मैन्युफैक्चरर के पास क्या लगा, सिर्फ जीएसटी, ठीक है। फिर जो होलसेलर के पास आया तो उसके पास क्या लगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसमें क्या होता है कि ये जो होलसेलर है इसके पास क्या आएंगे, रिटेलर आएंगे परचेस करने के लिए। जैसे कि ये होलसेलर किसके, मैन्युफैक्चरर के लिए होलसेलर है, वैसे जो रिटेल शॉप वाले होते हैं वो होलसेलर के लिए क्या होते हैं, होलसेलर होते हैं, ठीक है। इसे अज्यूम कीजिए, ठीक है, ये उसके लिए होलसेलर है तो वो उसके लिए होलसेलर है, ठीक है। एक कस्टमर जो होता है वो सिर्फ रिटेलर होता है, वो सिंगल बायर होता है, ठीक है। वो सिंगल बायर, उसको सिंगल प्रोडक्शन उसको कहाँ पे मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट उसको रिटेलर के पास मिलेगा, ठीक है। जब वो यहाँ पे आया तो उसने यहाँ पे, अब वो चीजें, वो टैक्स जो है इतना फिक्स है कि 10% उनको चार्ज करना है। बट इनकी जो वैल्यू ऐड करने की सर्विस है, ठीक है, जो ये वैल्यू ऐड करेंगे प्राइस के ऊपर, वो ये कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। वो इनके ऊपर है कि ये कितनी वैल्यू इस पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन नहीं है, ठीक। ये उनकी चॉइस है कि वो ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, या फिर वो नहीं भी कर सकते, ठीक है। अब देखिए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, टैक्सेस पे। पहला हमारा सैलरी और पेंशन पे। जो हमारी सैलरी और पेंशन होती है उसके ऊपर क्या टैक्स के जो हमारा क्लासिफिकेशन है, जो इनकम टैक्स क्लासिफाई करता है वो उसका क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, पहला सैलरी और पेंशन, दूसरा है रेंटल इनकम, तीसरा है कैपिटल गेन, फोर्थ है बिजनेस एंड प्रोफेशन, थर्ड फिफ्थ है अदर सोर्सेस, और हमारा सिक्स्थ है एग्जम्प्टेड इनकम, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा सैलरी एंड पेंशन, इस पे क्या होता है, दिस इज अ इनकम दैट एन एम्प्लॉय रिसीव्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉय होता है, जो वर्कर होता है, जो काम करता है, उसको कहाँ से मिलता है, उसके जो ओनर होते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयर होते हैं उनसे इसको टैक्स, जैसे आप लोग ये देखते होंगे आपका पीएफ, ठीक है, पीएफ वगैरह जो डिडक्ट होता है तो ये किस में आते हैं, ये हमारे टैक्सेस में आ जाते हैं, ठीक है। पेंशन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ सैलरी फॉर इनकम टैक्स। जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो इनकम टैक्स है उसके लिए जो हमारा पेंशन है वो भी क्या होता है, ऐसा सैलरी होता है, क्योंकि वो पर मंथ फिक्स होता है कि इतना आपको पेंशन आने वाला है, ठीक है, पेंशन आने वाला। तो ये उनके लिए क्या होता है, सैलरी होता है, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन का वो क्या होता है, एक सैलरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेंटल इनकम। ये क्या होता है, एनी एनी प्रॉपर्टी रेसिडेंट और कमर्शियल बाय रेंटिंग लीजिंग इज आउट, ठीक है। सपोज मेरे पास 4 फ्लैट है, ठीक है, वो सभी को मैंने क्या किया, रेंट पे दिया है, ठीक है। उसके ऊपर जितने भी टैक्सेस लगेंगे एक्स, ठीक है, उसके लिए क्या करने होते हैं, मुझे हर साल हाउस टैक्स पे करना होता है, ठीक है। जो हाउस टैक्स पे करना होगा ये तो मैं अपने जो रेंट पे रहते हैं लोग उनसे तो नहीं बोल सकती भाई तुम हाउस टैक्स पे करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी है, तो वो मैं क्या करूंगी, वो मैं पे करूंगी। तो ये भी इनकम टैक्स के लिए क्या होगा, ये उनकी एक इनकम हो जाएगी, ठीक है। ये क्या मिलता है उनको, हाउस रेंट मिलता है, ठीक है। पर एक हर एक हाउस पे हर साल क्या देना पड़ता है उनको, टैक्स देना पड़ता है हमको, ठीक है, जिसके पास जितना भी घर है। यस मैम, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स सेम है क्या? यस यस, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगर आपके पास 4 फ्लैट है तो क्या हो गई, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। बट अगर वही आपकी लैंड है, ठीक है, लैंड है, उसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके लिए आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब वहां पे आप रेसिडेंट बन जाते हैं, रहने लगते हैं, वहां पे घर बना दिया आपने, वहां पे रह रहे, वो रजिस्टर हो गया घर, तो आपको हाउस टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? यस मैम। या नेक्स्ट हमारा कैपिटल गेन टैक्स। ये क्या होता है, सेलिंग ऑफ एन असेट्स लाइक एन इक्विटी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, एनसीडीज, बॉन्ड और रियल स्टेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सिक्योरिटीज होती है जिससे हमें कैपिटल मिलती है, ठीक है, कैपिटल गेन होता है हमारा, मतलब कैपिटल मिल रहा है हमें, उस पे क्या होता है, टैक्स लगता है, ठीक है। सपोज आप म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को परचेस ही कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट आप
पैसे तो दे रहे, तो उसके ऊपर देखो आपको जीएसटी लगता है, ठीक है, 18% को जीएसटी आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। गोल्ड भी आप लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, गोल्ड पे 5% आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है, म्यूचुअल फंड पे 18% जीएसटी पे करनी पड़ती है, फंड्स होते हैं उस पर जीएसटी पे करनी होती है, ठीक है। तो अगर आप रियल स्टेट में जाते हैं, ठीक है, तो उस पर भी आप अगर प्रॉपर्टीज वगैरह परचेज कर रहे हैं, ठीक है, एज ए इन्वेस्टमेंट टाइप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। मतलब क्या हुआ, आपको कुछ ना कुछ तो टैक्स ही पे करना पड़ रहा है ना वहां पे, ठीक। तो ये भी कहा जाएगा हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए क्या हो गया, ये उनका इनकम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस में क्या होता है, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो सीए, डॉक्टर्स और प्राइवेट प्रैक्टिस जो करते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं, तो इनको भी क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रन कर रहा मतलब हमारी सोसाइटी की चीजें यूज कर रहे हैं, सोसाइटी के लोगों को, ठीक है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब डॉक्टर्स को देखेंगे तो उनको हर साल टैक्स पे करना होता है, उसमें कुछ रिडिम्पशन मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें तो बात की बात है, कितना रिड्यूस करना है, कितना किस कौन से इनकम पे कितना परसेंट टैक्स है, किसको कितना कब इनकम पे टैक्स पे करना है, ठीक है। ये सारी चीजें उनके क्लॉसेस में दी गई होती है, ठीक है। इनकम टैक्स किस में आता है, इनकम टैक्स एक्ट 80C, ठीक है, ये इनकम टैक्स का एक्ट है, ठीक है, 80C इनकम टैक्स इसमें आता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिए, कभी कभी ऐसे थ्योरी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन पे समझ गया होगा आप लोगों को कि जो बिजनेस होते हैं उस पे हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। अदर सोर्सेज में क्या होते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट, गिफ्ट, विनिंग और प्राइस और लॉटरी, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं इन पे क्या करते हैं, टैक्स लगते हैं। लेकिन अगर सपोज आपके भाई ने आपको बर्थडे पे स्कूटी गिफ्ट किया, ठीक है, भाई ने आपको स्कूटी गिफ्ट किया, तो वो तो आपके लिए गिफ्ट हुआ ना। अब भाई आपको आके ये तो नहीं बोलेगा, ठीक है चलो तुम कुछ मत दो, जो टैक्स है ना उस पे वो टैक्स दे दो, ठीक है, तो मैंने जीएसटी लगाया ना वो जीएसटी मुझे दे दो, बाकी के मैं पैसे बियर कर लूंगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब जो गिफ्ट रिसीव करता है उसके लिए कोई टैक्स नहीं होता, ठीक है, उसके लिए कोई टैक्स नहीं होता। लेकिन जो गिफ्ट देता है, ठीक है, जो गिवर होता है उसको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। जो हम लोग प्राइज वगैरह जीतते हैं, जैसे केबीसी, केबीसी आप लोग ने देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें जितने भी हम लोग अमाउंट विन करते हैं, ठीक है, जीतते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें क्या, कुछ परसेंट, ठीक है, उसका क्या करना पड़ता है, हमें जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। लॉटरी का अमाउंट भी वैसे ही होता है कि लॉटरी अगर आप जीतते हैं तो आपको कुछ अमाउंट उस पर जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। अभी एग्जम्प्टेड मतलब एग्जम्प्टेड इनकम कौन कौन से हैं ये देखेंगे, जो इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। देयर आर सम कैटेगरीज ऑफ इनकम विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स लाइक एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर के थ्रू आपका जितना भी इनकम आता है वो क्या होता है, आपके इनकम टैक्स में क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। उस पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे दिया गया है एग्जम्प्टेड इनकम, ठीक है। अब कौन कौन से इनकम ऐसे है जो एग्जम्प्ट है, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड होगा क्योंकि लेट कनेक्ट हुआ था, ठीक है।
हो गया? यस मैम। यस, ओके। यहाँ पे क्या दिया गया है? टैक्स कलेक्शन मेथड, ठीक है। अभी शॉर्ट में मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग को शॉर्ट में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके जो मेथड होते हैं वो 3 मेथड होते हैं, ठीक है। 3 मेथड होते हैं इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि जब आप इनकम अर्न करते हो, ठीक है, सपोज आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, इनकम अर्न करने के पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपका टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, आपको टैक्स पे करना है या नहीं करना है। कैसे डिसाइड होगा? आपने देखा होगा कि 2,50,000 इनकम होगी तो आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। 3,50,000 इनकम होगी पर ईयरली, ठीक है, पर एनम इतना इनकम होगा तो आप इंडिविजुअल आपको टैक्स पे करना है अगर आप वर्किंग है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक। तो आप क्या करते हैं, उसके पहले ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर इतनी इनकम हुई मेरी तो इतना मुझे टैक्स पे करना है। फिर उसमें क्या करते हैं, आप डिडक्शन देखना स्टार्ट करते हैं कि अगर मेरा ज्यादा से ज्यादा इसमें डिडक्ट होगा तो मुझे टैक्स कहीं ना कहीं नहीं पे करना पड़ेगा या फिर बहुत ही कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे कि स्कूल फीस हो गया, ठीक है, स्कूल फीस हो गया, ये सारी चीजें जो होती है, हाउस रेंट हो गया, तो ये क्या होती है, टैक्स में डिडक्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा, यहाँ पे दिया है क्या, स्कूल फीस नहीं, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये टैक्स में डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो हाउस रेंट हो गया, अगर आप रेंट पे रहते हैं, ठीक है, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो अगर आप उसका दिखा देंगे एग्रीमेंट कि आप भाई रेंट पे रहते हैं, आप इतना पर मंथ इनको पे करते हैं, तो वो भी क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है कि भाई ऑलरेडी आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, आप रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है। तो अब वो कैसे डिडक्ट होता है, वो तो आपकी सुविधा की चीजें है, रहना तो आपको है, घर तो आपका है, रह तो आप रहे, भले ही रेंट पे रह रहे। ये इसलिए डिडक्ट होता है कि जहां पे आप रह रहे हैं रेंट पे, उस जगह का टैक्स ऑलरेडी वो हाउस रेंट के रूप में ले रही है, ठीक है, हाउस रेंट के थ्रू वो ले रहे हैं, ठीक है। उनके जो ओनर है वो पे करते हैं, ठीक है, वो पे करते हैं, तो आपको वापस से उसको रेंट के थ्रू पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया 2 चीज। अब इसमें क्या होता है, अब जब हो गया तो बाद में आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना परसेंट टैक्स उसमें पे करना है, ठीक है। तो इसको इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे जो 3 पॉइंट है ना, इसको देख लीजिए, ठीक है। सिर्फ 3 पॉइंट को ही देखना, बाकी कुछ नहीं। इसको एक बार देख के सिर्फ समझिए आप लोग। सॉरी, हो गया, यस मिस। हो गया। यस मैम। सॉरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुड टैक्स, ठीक है, अच्छा टैक्स, ठीक है। वो किस तरह से होता है, उसका क्या क्या मतलब है, ठीक है। पहला क्या है, वर्टिकल इक्विटी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत लंबे चौड़े में दी गई है बुक में, तो मुझे नहीं लगता उतनी सारी पढ़ के मतलब है, इसलिए मैं डायग्राम के थ्रू और ये सब चीजें आप लोग को लाती रहती हूँ ताकि आप लोग को इजी पड़े पढ़ने में, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये गुड टैक्स होते हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसको पहले अपने ओन में समझ लेते हैं, फिर बाद में इनके जो एक्चुअल वर्डिंग्स है उसमें समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप टाइमली टैक्स पे करते हैं, ठीक है,
अगर आप अच्छे से टैक्स पेयर है, ठीक है, आप उसमें कुछ ऐसा दिखाते नहीं है फालतू में कि भाई आप इधर एक्सपेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी एक्सपेंसेस दिखा देते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका टैक्स रेट जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप नहीं कर रहे तो आप क्या है, एक गुड पेयरी है, ठीक है, एक गुड टैक्स पेयरी है, ठीक है, आप एक अच्छे नागरिक है, ठीक। तो ये सब चीजें क्या होती है, इसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या करना होता है आपको कि टैक्स में जितनी भी अमाउंट आ रही है आपको एक्चुअल आप जाके उतना पे कर देना, ठीक है। इसमें देखिए पहला क्या है, वर्टिकल इक्विटी। इसमें क्या होता है, टैक्स प्रोपोर्शनेट टू एबिलिटी टू पे, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। अब क्या होता है, जो टैक्स पे करने वाला होता है, जो पेयर ही होता है, वो क्या करता है, वो टैक्स पेने के एलिजिबल है, बट वो क्या करता है, बहुत टाइम पे वो ऐसा शो करता है कि वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसको इतना यहाँ पे ट्यूशन फीस में पे करना पड़ता है, स्कूल फीस में पे करना पड़ता है, ठीक है, हाउस रेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें वो क्या करता है, शो कर देता है। तो इससे क्या होता है, उसका टैक्स डिडक्ट हो जाता है या फिर उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया, ठीक है, कि आप लोग को टाइम पे टैक्स और अच्छे से पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पोर्सेबल, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपके ऊपर है कि आप अच्छे से दे दीजिए। अगर आप टैक्स टाइम पे पे नहीं करते तो उसके ऊपर क्या लगता है आपको, एक्स्ट्रा और अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम मतलब बहुत ज्यादा बार आप टैक्स पे नहीं कर पाते तो उसमें क्या होता है, आपके इनकम टैक्स का बोलते हैं ना, रेंट पड़ जाता है, ठीक है, रेट पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह है, एसेट्स वगैरह, वो क्या करते हैं, सील कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल इफिशिएंसी। अब क्या होता है, अगर आप टैक्स पे करेंगे, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास पैसे जाएंगे तभी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे, तभी तो आपका डेवलपमेंट होगा, तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ कहाँ से जाते हैं, जो हम लोग टैक्स वगैरह जो पे करते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग टोल भी देते हैं ना, वो भी क्या है, एक टैक्स है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें टैक्स टाइम पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, मार्केट फेलियर हो जाएगा। किस तरह से मार्केट फेलियर होगा, मतलब मार्केट में इतना कुछ सॉरी, मार्केट में जॉब की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं बैठे, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, टैक्स क्या है, बहुत ही इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। कैसे कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, आप एक अच्छे नागरिक है, ठीक। प्लस आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं अगर आप टाइमली टैक्स पे करते हैं, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल इक्विटी, इसमें क्या होता है, जो एक ही सिचुएशन में जो पब्लिक होती है, सपोज आपकी और मेरी सिचुएशन एक है, ठीक है, भले ही हम अलग अलग है, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, ठीक है, लेकिन हमारी सिचुएशन जो है, हमारी कंडीशन है, वो कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि भाई हम सिचुएशन तो हमारी सेम है, अगर मैं टैक्स पे कर रही हूँ तो आप भी तो टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, भले आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं लेकिन टैक्स तो पे कर रहे हैं और अच्छे से पे कर रहे हैं, ठीक, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इफिशिएंट एंड नॉन डिस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमी एक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी टैक्सेस के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें दी गई है। ये सब सिर्फ क्या है, एक प्रिंसिपल है, ये आपको कहाँ आएगा, मेंस राइटिंग, अगर आप मेंस में जाते हैं तो उसके लिए आप अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाता है, ठीक है, तो उस पर आपका क्या होगा, जो ऐसे राइटिंग होगा, ठीक है, जो मेंस का आंसर राइटिंग होगा वो काफी अच्छा हो जाता है, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ डायग्राम भी बना के छोड़ देंगे ना तो भी आपका जो आंसर है वो काफी अच्छा दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी का सिस्टम समझा है, ठीक है। जो मैंने बोला, स्टेट जीएसटी जो लगता है हम लोग को, एसजीएसटी और सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी हम लोग को लगता है। अब ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, एक ही स्टेट में हमने सेल किया, ठीक है, और वापस से वहीं पे रीसेल कर दिया सेम स्टेट में, ठीक है, एक ही स्टेट से परचेज किया फिर वापस से वहीं पे क्या कर दिया, रीसेल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, मुंबई में हम लिख रहे हैं सेल्स प्राइस कितना था, 100 रुपीज, ठीक है, उस पर एसजीएसटी कितना लगा, 8 रुपीज,
CGST कितना लगा, 8 रुपीज। अब इसमें क्या होता है, ये जो SGST और CGST की तरह आप स्टेट में लो या बाहर से लो या कहीं से भी लो, आपको 2 टैक्स पे करना ही पड़ेगा जीएसटी में। जो पहले बहुत सारे होते हैं ना, वैट पे करना है, एक्सरसाइज पे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये कम हो गई। तो इसमें क्या, आपको सिर्फ 2 टैक्स पे करना है, एक स्टेट जीएसटी और एक CGST। ठीक, स्टेट जीएसटी आपको कितना, 8% है, ठीक है। 8% है, तो 100 का 8% कितना होगा, 8। अब वो जो 8% है ना, जो स्टेट का है ना, तो वो किसके पास आएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। और जो 8% दूसरा CGST वो कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल में हमारे, ठीक है। सेंट्रल का मतलब क्या, कैपिटल, कैपिटल में हमारे जाएगा। सेंट्रल में जब जाएगा तो वो क्या करेंगे, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पुणे में अगर वो सेल कर, उनका सेल्स प्राइस है, पुणे से अगर कुछ चीजें परचेज की और पुणे में ही वो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, सेम जगह पे वो रोटेशन कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उनको भी 2 चीजें, 2 टैक्स पे करनी पड़ेगी, एक CGST और एक SGST, ठीक है। 8% दोनों पे। अब जब 200 का हम 8% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 रुपीज। जब 800 का 8% 8 रुपीज होगा, तो 200 का क्या आ जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को 2 टैक्स पे करना है। इन शॉर्ट, आप कहीं भी परचेस करते हो तो आपको 2 टैक्स पे करना पड़ता है, एक CGST और एक SGST, ठीक है। देखिए, ये अम्ब्रेला है, सॉरी। इसमें ये जो हमारा जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी अम्ब्रेला हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें क्या हो गई है, एक ही साथ आ गई है, जिसमें बार बार आपको टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये देखिए, एक साइड दिया है सेंट्रल टैक्स और एक साइड दिया है स्टेट टैक्स, जिसको हम लोग CGST और SGST बोलते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेटेड टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है, IGST, ठीक है। तो इस पे देखिए, CGST में क्या क्या कवर हो गया है अपना, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेस, फिर एक्सरसाइज ड्यूटी। ये सारे किस में आ गए, हमारे CGST में, जिसका मिला के आपको जो पहले तीन जगह आपको टैक्स पे करना पड़ता था, अब वो सिर्फ एक ही टैक्स पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं CGST, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 3 कवर हुए हैं। पहला क्या है, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ठीक है। फिर स्टेट टैक्स, फिर वैट, इसको CST, ये सारी चीजें इसको बोलते हैं। तो ये सारी किस में कवर हो गई, हमारे स्टेट टैक्स में, ठीक। तो ये जो अम्ब्रेला है, इसमें कितनी चीजें कवर हुई है, ये आप लोग जरा एक बार ध्यान से देखिए। 2 मिनट है, इसको बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ GST ट्रेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़े, इज एम ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, Audible. ma'am. ओके ओके, फाइन। अब इसके इम्पैक्ट देखिए,
ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है ना, वो क्या है, पहले जो लगते थे वो, और जो राइट हैंड साइड में है ना, वो जो अब जीएसटी में कन्वर्ट होने के बाद लगते हैं, ये वो टैक्सेस है। ठीक है, पहले जो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्या है, पेंट ब्रश और ये सारी चीजें है। ठीक है, मतलब पेंटिंग की जितनी भी चीजें है, इस पे कितना परसेंट लगता था टैक्स आपका, 25%। अब जीएसटी जब आ गया तो कितना परसेंट लग रहा है, 28%। ठीक है, जो हमारा टूथब्रश है, ठीक है, टूथपेस्ट, उस पे कितना लगता था, 28%, अब कितना लगता है, 18%। ठीक है, जो हमारा मोटरसाइकिल है, ठीक है, टू व्हीलर, उस पे पहले कितना लगता था, 17.4%, अब कितना लगता है, 28%। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ इक्विपमेंट है, ठीक है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, म्यूजिक के, उस पर कितना लगता है, 26%, अब कितना लगता है, 28%। ठीक है, जो सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट, उस पे पहले कितना लगता था, 25%, अब कितना लगता है, 28%। ठीक है, शुगर, ठीक है, शुगर शुगर में आप ये लिख सकते हैं, जो हमारे फूड वगैरह आते हैं उस पे कितने टैक्स होते हैं, उस पे 5% टैक्स होते हैं। हमारे जो रेस्टोरेंट है ना, उस पे भी 5% टैक्स ही लगते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, फूड में आते हैं ना, फूड में इंक्लूड होते हैं वो। ठीक है, तो जो हमारा 4 व्हीलर है, उस पे पहले कितने लगते थे, 23.7%, अब कितने लगते हैं, 28.3%। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आप ट्रैक्टर, जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, लॉरी, ये सारी चीजें अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ी परचेस करने जाते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना परसेंट टैक्स पे करना पड़ता है, 12%। पहले कितना था, 11.9%। ठीक है, अब थम्स अप, मिरिंडा, कोको कोला, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये आपकी क्या है, लग्जरियस वॉन्ट है। तो ये सारी चीजें अगर आप परचेस करने जाते हैं तो इसके ऊपर आपको 28% जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। अभी मैंने बोला कि फूड में आपको 5% पे करना पड़ता है, लेकिन ये आपकी डेली, आपका इसके बिना चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कोको कोला, थम्स अप, मिरिंडा ये सब नहीं पियेंगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना लगता है, 28% टैक्स लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कोल। ठीक है, कोल आप लोग को पता होगा, कोयला। ठीक है, जो माइंस की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, माइनिंग से जो हमें मिलती है, तो उसके ऊपर कितना लगता है, 5%। पहले कितना था, 11%। ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छे से ये चीजें समझ लो, क्योंकि आप लोग को जर्नली ऐसे नॉर्मली काम आएंगे। ठीक है, हेलो मैम। यस, मैम, कोल्ड ड्रिंक्स जो है मैम, उसमें जो जीएसटी लगता है, और अल्कोहल में भी सेम है क्या? यस। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये हो गया, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। डन मैम। यस, वेरी गुड। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, सबने यस किया मैम। कंप्लीट? यस, मैम को सेंड किया आप लोग ने? होमवर्क किया मैम, लेकिन सेंड नहीं किया। ओके, ठीक है, वेरी गुड। आप लोग को समझ में आया ना, होमवर्क कीजिए बट उसको समझिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे, उसको डीप में आप लोग स्टडी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, जितनी भी चीजें हम लोग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, सपोज आपने क्लोथ परचेज किया तो क्या हुआ है, आपका एक्सपेंडिचर हो गया। आपने वेजिटेबल परचेज किया, कोई भी चीज आप परचेज करते हैं तो उसके बिहाफ में आप क्या करते हैं, मनी पे करते हैं। ठीक है, मनी पे करते हैं तो क्या हो गया, आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, इसका कैलकुलेशन का मेथड, ये जो फॉर्मूला है, मैंने पहले भी ये सब आप लोग को सिखाया है। ठीक है, सेकंड और थर्ड लेक्चर में ये सब फॉर्मूलाज हमारे हो गए। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। ठीक है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस एम, मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, y इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ठीक है, c इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, i इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल फॉर्मेशन, g इज इक्वल टू गवर्नमेंट
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, x माइनस एम नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो इसके फॉर्मूला आप लोग को याद रखना जरूरी है, ठीक है। चाहिए तो इसको नोट डाउन कर लो फॉर्मूला को। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए वैट क्या है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया इसको, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। ये क्या होता है कि जैसे मैंने पहले लिया था होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, कुछ ना कुछ उस पर वैट लगाता है, ठीक है, वैल्यू ऐड करता है, ठीक है। फिर होलसेलर कुछ वैल्यू ऐड करता है, फिर रिटेलर कुछ वैल्यू ऐड करता है, फिर देखिए फाइनली यहाँ पे जो कार्टून है, देखिए इतना बड़ा लिस्ट लेके बैठा, मतलब सब जगह से होते 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 क्या किया, उसके पास जो प्रोडक्ट आया है वो क्या बन रहा है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है उसको, ठीक है। तो वो देखता है अरे ये प्रोडक्ट का इतना सारा बिल, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि वैट क्या होती है, वैल्यू ऐड होती जाती है। वैल्यू कौन सी, मनी जो होती है वो ऐड होती जाती है टैक्सेस के ऊपर, और टैक्सेस लगाते जाते हैं, ठीक है। अब टैक्सेस तो सब्सिम्ट हो गए हैं, ठीक है। जीएसटी में हमने देखा कि कितने सारे टैक्सेस उसमें इन्वॉल्व हो गए, बहुत सारे टैक्सेस को कम करके क्या किया, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन वैट का कोई भी ये नहीं है, वैट वो लोग अपने हिसाब से ऐड करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और होलसेलर ये अपने हिसाब से वैट उसमें वैल्यू ऐड करके सेल करते हैं, ठीक है। अगर आपको जमे तो आप लो, अदरवाइज आप जा सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और सीटी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आज के लिए होमवर्क लीजिए आप लोग, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हम ये दो टॉपिक कर लेते हैं, होमवर्क में आपकी ये सारी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको शॉर्ट में समझ लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है कमोडिटी के ऊपर, जो सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सपोज आपने कोई भी अमेजोन या फिर कुछ भी चीजें आपने ऑर्डर की, ठीक है, आप फूड ऑर्डर करते हैं, तो सिक्योरली आपके पास आना चाहिए, आप तक आना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी अनहाइजीन चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने फूड ऑर्डर किया है, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए, पैकिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें क्या लगता है आपको, सीटीटी, मतलब सिक्योरिटी के लिए जो टैक्स होती है कमोडिटी की, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो कमोडिटी पे टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सीटीटी। ये किसके लिए पे करना पड़ता है हमें, सिक्योरिटीज के लिए, ठीक है, ताकि हमारे गुड्स और जो हमारे प्रोडक्ट है वो सेफ रहे, ठीक है। नेक्स्ट वही है, तो उसका ट्रांजेक्शन तो कौन पे करता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो और ये होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लेना। ये सारी चीजें पढ़ के हो गई है, बट आप लोग को एक बार मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए ये होमवर्क दिया है, ताकि आपको सारी चीजें वापस से रिकॉल हो जाए और याद आ जाए, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट? No, ma'am. मैम। ओके, हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया हमने आप लोग ने? हाँ मैडम। यस, ओके ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टेक मैम। केयर। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।